नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे खतरनाक खेल की बात करेंगे जिसे द ग्रेट गेम कहा जाता है। ये कहानी है उस सदी भर चले एक ऐसे जियोपॉलिटिकल संघर्ष की जो ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच लड़ा गया, और इसका अखाड़ा बना अफगानिस्तान। तो चलिए इस बेहद उलझे हुए और दिलचस्प खेल को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो मन में पहला सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक दूर दराज पहाड़ों से घिरा देश दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच लगभग एक सदी तक चले इस खुफिया युद्ध का सेंटर क्यों बना रहा। इसका जवाब इसकी लोकेशन में छिपा है। देखिए, इस पूरे खेल के दिल में एक कॉन्सेप्ट था, बफर स्टेट का। जरा सोचिए, एक तरफ रूस का विशाल साम्राज्य पूरब की तरफ बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ था ब्रिटिश इंडिया। अब इन दो महाशक्तियों के बीच सैंडविच की तरफ फंसा हुआ था अफगानिस्तान। अंग्रेजों को हमेशा ये खौफ सताता था कि रूस कहीं अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला न कर दे। इसीलिए अफगानिस्तान को एक ढाल, मतलब कि एक बफर स्टेट बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी और रणनीति थी। अब इस खतरे से निपटने के लिए अंग्रेजों की जो स्ट्रैटेजी थी वो एक पेंडुलम की तरह थी, जो हमेशा दो सिरों के बीच झूलती रहती थी। एक तरफ थी आक्रामक फॉरवर्ड पॉलिसी, जिसका सीधा मतलब था अफगानिस्तान में घुसकर सैन्य दखलंदाजी करो, और दूसरी तरफ थी बिल्कुल शांत कुशल अक्रियता की नीति, मतलब सब्र रखो और दूर से देखो। बस इन्हीं दो रणनीतियों के बीच की जो खींचतान है वही इस पूरे खेल की कहानी है। तो इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले एक छोटा सा परिचय, फिर पहला आक्रामक दौर, उसके बाद शांति का समय, फिर दूसरा युद्ध समझौतों का दौर, और आखिर में हम देखेंगे कि इसकी विरासत क्या रही। तो खेल का पहला राउंड शुरू होता है आक्रामक नीति के साथ। ये वो दौर था जब वॉयसराय लॉर्ड ऑकलैंड के एक फैसले ने पहले आंग्ल अफगान युद्ध की चिंगारी भड़का दी थी। तो देखिए, युद्ध तक बात पहुंची कैसे। इसके 3 पड़ाव थे। पहले तो रंजीत सिंह ने पेशावर जीत लिया और दोस्त मोहम्मद ने काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर रूस के करीबी फारस ने हेरात पर हमला कर दिया, जिससे अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद ने मदद के लिए अंग्रेजों का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसी बेरुखी ने उसे रूस की गोद में धकेल दिया और अंग्रेजों के लिए बस यही सबसे बड़ा अलार्म था। इस खतरे का जवाब देने के लिए लॉर्ड ऑकलैंड ने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल चली। जून 1838 में उन्होंने एक त्रिपक्षीय संधि की। इस गठबंधन में एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ सिख महाराजा रंजीत सिंह और तीसरे थे अफगानिस्तान के पुराने शासक शाह शुजा। मकसद एकदम साफ था, दोस्त मोहम्मद को गद्दी से हटाना और अपनी पसंद के एक कठपुतली शासक को काबुल में बिठाना। और फिर 1839 में पहला आंग्ल अफगान युद्ध छिड़ गया। शुरू में तो अंग्रेजों को जीत मिली, लेकिन जल्द ही ये उनके लिए एक भयानक सपना साबित हुआ। ऑकलैंड की जो आक्रामक फॉरवर्ड पॉलिसी थी वो बुरी तरह से फेल हो गई और उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पहले दौर का सबक बिल्कुल साफ था, अफगानिस्तान में सीधी दखलंदाजी का अंजाम भयानक हो सकता है। पहले युद्ध में जो तबाही हुई उसने ब्रिटिश पॉलिसी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। अब आक्रामकता की जगह ली कुशल अक्रियता ने, जिसे मास्टरली इनएक्टिविटी भी कहते हैं, मतलब शांति से बैठो और दखल मत दो। इन दोनों नीतियों में जमीन आसमान का फर्क था। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब था हर मामले में दखल देना, जिसका नतीजा हमेशा युद्ध और अशांति ही रहा। और इसके ठीक उलट कुशल अक्रियता का मतलब था न्यूट्रल रहना, किसी के मामले में टांग न अड़ाना। और इसी नीति ने इस इलाके में कई दशकों तक शांति बनाए रखी। लेकिन ये शांति हमेशा के लिए नहीं थी। पॉलिसी का पेंडुलम एक बार फिर से आक्रामकता की तरफ घूम गया, और इस बार इसे घुमाने वाले थे नए वायसराय लॉर्ड लिटन, जिनकी नीतियों ने एक और भयानक युद्ध की जमीन तैयार कर दी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉलिसी में कितना बड़ा बदलाव आया। जो शांति से रहने की नीति थी उसे 1876 में लॉर्ड लिटन ने तोड़ दिया। लिटन ने अड़ियल रवैया अपनाते हुए मांग की कि काबुल में एक ब्रिटिश अफसर को स्थायी रूप से रखा जाए, जिसे अमीर शेर अली ने मानने से साफ इनकार कर दिया। और बस जब अमीर ने एक ब्रिटिश मिशन को देश में घुसने से रोका तो लिटन को तो जैसे युद्ध का बहाना ही मिल गया और 21 नवंबर 1878 को जंग का ऐलान कर दिया गया। दूसरे युद्ध में
अंग्रेजों ने पूरी ताकत झोंक दी, एक विनाशकारी 3 तरफा हमला किया। खैबर, कुर्रम और बोलन दर्रों से एक साथ हुई चढ़ाई ने अमीर शेर अली की सेना को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इसके बाद हुई गंडमक की संधि, और इस संधि में अंग्रेजों ने अपनी सारी शर्तें मनवा ली। उन्हें काबुल और हेरात में अपने दूत रखने का अधिकार मिल गया। अफगानिस्तान की पूरी विदेश नीति उनके कंट्रोल में आ गई और कई जरूरी इलाके भी उन्होंने हथिया लिए। बदले में अफगान अमीर को क्या मिला? बस एक सालाना पेंशन और बाहरी हमले से सुरक्षा का एक खोखला वादा। लेकिन देखिए, जंग जीतना एक बात है और शांति कायम करना बिल्कुल दूसरी। संधि के कुछ ही समय बाद काबुल में ब्रिटिश अफसर की हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने इसका बदला लिया, विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया और एक नए शासक को गद्दी पर बिठा दिया। तो ये साफ था कि लिटन की आक्रामक नीति ने जीत तो दिला दी, लेकिन इसने इलाके को पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर बना दिया था। दो विनाशकारी युद्धों के बाद अब दोनों साम्राज्यों को ये एहसास होने लगा था कि ये खूनी खेल अब और नहीं चल सकता। फोकस जंग के मैदान से हटकर डिप्लोमेसी की टेबल पर शिफ्ट हो गया, जिसने आखिरकार इस ग्रेट गेम को खत्म किया। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला 1884 के पंजदेह संकट में। जब रूसियों ने अफगान बॉर्डर पर कब्जा कर लिया तो ब्रिटेन और रूस युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए थे। लेकिन इस बार वाइसराय लॉर्ड डफरिन और अमीर अब्दुर्रहमान ने समझदारी दिखाई और युद्ध को टाल दिया। एक समझौते के तहत दोनों पक्षों को कुछ न कुछ मिला और एक बहुत बड़ा टकराव टल गया। ये डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद 2 ऐतिहासिक समझौते हुए जिन्होंने ग्रेट गेम की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। 1893 में हुआ डूरंड समझौता, जिसने भारत और अफगानिस्तान के बीच एक पक्की सीमा खींची, जिसे आज भी हम डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। और फिर 1907 के एंग्लो रूसी कन्वेंशन में रूस ने आखिरकार ये मान लिया कि अफगानिस्तान उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर है, और बस दशकों का तनाव खत्म हो गया। तो इस पूरी एक सदी की कहानी का सार क्या है? इन युद्धों और संधियों की आखिर क्या विरासत रही? इनका स्थायी असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं। कहानी का आखिरी अध्याय लिखा गया 1919 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के साथ। ये लड़ाई बहुत छोटी थी, लेकिन इसका नतीजा बहुत बड़ा था। 1921 की रावलपिंडी संधि के साथ ब्रिटेन ने आखिरकार अफगानिस्तान की पूरी आज़ादी को मान लिया, और इसी के साथ ग्रेट गेम का एक लंबा दौर खत्म हो गया। तो अगर हम तीनों युद्धों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। पहला युद्ध, जो ऑकलैंड की आक्रामक नीति का नतीजा था, अंग्रेजों के लिए एक बड़ी हार साबित हुआ और इसी ने शांति की नीति को जन्म दिया। दूसरा युद्ध लिटन के नेतृत्व में एक महंगी जीत थी, और तीसरा और आखिरी युद्ध आखिरकार अफगानिस्तान की पूरी आज़ादी पर जाकर खत्म हुआ। और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि द ग्रेट गेम सिर्फ ज़मीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं थी। ये असल में 2 साम्राज्यों के बीच एक मनोवैज्ञानिक शतरंज की बाजी थी, जिसमें अफगानिस्तान सिर्फ एक मोहरा था। ये डर, कूटनीति और अपना दबदबा बनाने का खेल था। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ग्रेट गेम वाकई में कभी खत्म हुआ, या फिर ये आज भी नए खिलाड़ियों और नए नियमों के साथ खेला जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस इलाके के आज और आने वाले कल दोनों को तय करता है।